तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एड्यूलेट। दोस्तों एड्यूलेट का मतलब होता है चापलूसी करना, अत्यधिक प्रशंसा करना या फिर खुशामद करना। यानी कि एड्यूलेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की इतनी ज़्यादा तारीफ करना कि वो सच्ची अप्रिसिएशन ना लगकर चापलूसी करना लगे। ठीक है, अक्सर ऐसा जो है हम किस लिए करते हैं कि किसी से फ़ायदा लेने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए या फिर उसे इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, तो किसी की चापलूसी करते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है कि हर तारीफ जो है वो एड्यूलेशन नहीं होती है। अगर किसी ने सच में अच्छा काम किया है और आप उसकी जेन्युइन तारीफ करते हो तो वो सच में तारीफ ही होती है, यानी कि सच में प्रेज होती है। लेकिन अगर आप किसी की हद से ज़्यादा झूठी या फिर अननेसेसरी तारीफ करते हो उसका फेवर पाने के लिए या फिर उससे अपना काम निकलवाने के लिए, उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए, उसे इम्प्रेस करने के लिए, तो वो ज़रूर एड्यूलेट कहलाता है। ठीक है, एक सिंपल सिचुएशन समझो। मान लीजिए कि ऑफिस में बॉस ने एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन दी। एक एम्प्लॉय बोलता है कि सर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी। तो ये क्या है, ये नॉर्मल तारीफ है, इसे हम तारीफ कहेंगे। ठीक है, ये होती है प्रेज। लेकिन दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि सर आपसे इंटेलिजेंट इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं है, आप दुनिया के सबसे बेस्ट लीडर है, आप जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, आपसे अच्छा प्रेजेंटेशन कोई दे ही नहीं सकता। तो ये क्या है, ये है एड्यूलेशन, क्योंकि तारीफ हद से ज़्यादा और आर्टिफिशियल लग रही है। यानी कि इसी तरह मान लीजिए कि किसी सेलिब्रिटी को इतना ज़्यादा आइडियलाइज़ किया जाता है कि कभी कभी उसकी हर बात जो है वो मतलब कि परफेक्ट मान ली जाती है। यानी कि आप करते हो ना, अगर मान लीजिए कि कोई सेलिब्रिटी यानी कि कोई एक्टर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, आप अगर उससे मिलो कभी तो आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करोगे कि सर मैंने आपकी बहुत मूवी देख रखी है, सारी मूवीज़ में आपकी फॉलो करता हूँ, मैं कभी भी आपका शो कभी मिस नहीं करता, मैंने हर कुछ आपका जो है वो मतलब कि इंटरव्यू भी देखा है, सब कुछ देखा है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं हम क्या करते हैं कि किसी का फेवर पाने के लिए करते हैं, किसी के मतलब कि किसी के सामने इम्प्रेस होने के लिए हम जो है वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है, तो एड्यूलेट के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि इतनी तारीफ करना कि वो चापलूसी बन जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे, एड्यूलेट करना हम उसे कहेंगे। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल्स है जिससे आपको ये जो वर्ड है वो समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि हम कह सकते हैं, सम एम्प्लॉयज़ एड्यूलेट द बॉस टू गेट प्रमोशंस। इसका मतलब है कि कुछ जो कर्मचारी होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो प्रमोशन पाने के लिए बॉस की चापलूसी करते रहते हैं। उनकी तारीफ जो है वो जेन्युइन नहीं होती, बल्कि वो फ़ायदे के लिए तारीफ करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो मतलब कि एड्यूलेशन इस वर्ड का यूज़ किया है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फैंस ऑफन एड्यूलेट फेमस सेलिब्रिटीज़। मतलब कि फैंस कई बार सेलिब्रिटीज़ की हद से ज़्यादा तारीफ करते हैं, यानी कि वो उन्हें परफेक्ट मान लेते हैं और उनकी हर बात को एडमायर करते रहते हैं इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे ही डिसलाइक पीपल हु एड्यूलेटेड पावरफुल पॉलिटिशियंस। मतलब कि वो उन लोगों से मतलब कि नफरत करता था या फिर वो लोग उसे पसंद नहीं थे जो पावरफुल पॉलिटिशियंस की चापलूसी करते थे। यहाँ पर एक्सेसिव फ्लैटरी को दिखाया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा चापलूसी करना, बहुत ज़्यादा खुशामद करना, किसी की तारीफ करना। तो उसे हम जो है वो मतलब कि क्या कहेंगे, तो एक्सेसिव मतलब कि फ्लैटरी कहेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। एक बार आपको फिर से बता दूं कि एड्यूलेट का मतलब होता है किसी की इतनी ज़्यादा तारीफ करना कि वो चापलूसी यानी कि फ्लैटरी लगे, तो उसे हम कहते हैं एड्यूलेट। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स में हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, फ्लैटर, फॉन या फिर आइडलाइज। ठीक है, हमारा सबसे पहला वर्ड आता है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है किसी को खुश करने के लिए उसकी तारीफ करना। फ्लैटर जो है वो एक जनरल वर्ड है, जबकि हमारा जो एड्यूलेट है वो तारीफ मतलब कि बहुत ज़्यादा करने को लेकर हम यूज़ करते हैं, यानी कि जिसमें तारीफ जो है वो ज़्यादा एग्जैजुरेटेड हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, एड्यूलेट का यूज़ करते हैं। वरना अगर फ्लैटर वर्ड देखा जाए तो फ्लैटर एक जनरल वर्ड है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फॉन। फॉन का मतलब होता है किसी पावरफुल पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा हम्बल या फिर चापलूसी भरा बिहेवियर दिखाना। फॉन में बिहेवियर भी इंक्लूड होता है, जबकि एड्यूलेट में मेनली जो है वो एक्सेसिव मतलब कि तारीफ को हाईलाइट किया जाता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है।
तीसरा हमारा वर्ड है आइडलाइज। दोस्तों आइडलाइज का मतलब होता है किसी को परफेक्ट या फिर हीरो की तरह देखना, किसी को बहुत ही महान मान लेना, बेसिकली रोल मॉडल मान लेना अपना, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडलाइज करना हम उसे कहेंगे। दोस्तों आइडलाइज में ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो किसी सामने वाले व्यक्ति से फ़ायदा लेना चाहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम जो है वो आइडुलेट में क्या करते हैं कि किसी का फेवर पाने के लिए, किसी से मदद पाने के लिए, उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए, इम्प्रेस बनने के लिए जो है वो हम किसी की तारीफ़ करते हैं। बाकी हमें सच में उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आइडलाइज़ में ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो आप सामने वाले व्यक्ति से कोई फ़ायदा लेना चाहते हो या फिर उसे इम्प्रेस ही करना चाहते हो। ये जो है वो कभी-कभी सच्चा भी हो सकता है कि आप किसी के प्रति जो है वो वैसा फ़ील करते हो, इसलिए आप जो है वो उसकी तारीफ़ करते हो। तो ये डिफ़रेंस भी आपको समझते हुए चलना है, ताकि आपको जो है वो हमारे सिनोनिम्स और हमारा जो मेन वर्ड है, उनके बीच में डिफ़रेंस पता चले कि हम जो है वो कौन-सा वर्ड किस तरीके से कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब इसी के साथ दोस्तों हमने ये जो सारे सिनोनिम्स हैं वो तो पढ़ लिए, जहाँ पर हमने फ्लैटर, फॉन, आइडलाइज़ ये सारे वर्ड्स देखे हैं, ठीक है? अब अगर एंटोनिम्स की तरफ आए तो एंटोनिम्स में अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, क्रिटिसाइज़, कंडेम या फिर डिस्पैरेज। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्रिटिसाइज़। दोस्तों क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है किसी की गालियाँ या फिर गलतियाँ या फिर वीकनेस बताना। किसी की गलतियाँ या फिर वीकनेस बताना, यानी कि सामने वाले व्यक्ति की कमियां बताना, उसकी निंदा करना, उसकी आलोचना करना, उस पर टिप्पणियां करना, उसको भला बुरा कहना, ठीक है? इस तरीके से हम क्या कहेंगे, क्रिटिसाइज करना कहेंगे। ये एड्यूलेट का डायरेक्ट अपोजिट है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी के काम या फिर बिहेवियर को स्ट्रांगली गलत कहना, तो उसे भी हम जो है वो कंडेम कहते हैं। ये भी लगभग क्रिटिसाइज जैसा ही वर्ड है। इसका भी मीनिंग वही होता है कि किसी की आलोचना करना, किसी को भला बुरा कहना, निंदा करना, टिप्पणियां करना, तो ये सारी चीज़ें। दोस्तों तीसरा हमारा वर्ड आता है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट या फिर रेपुटेशन को कम करने के लिए उसकी बुराई करना। यानी कि किसी की जो है वो मतलब कि रेपुटेशन, समाज में जो इज्जत है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कभी कभी किसी की बुराई कर लेते हैं, ठीक है? उसके बारे में बुरी बातें लोगों को बताते हैं ताकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लोगों पर पड़े। तो इसी एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, तो डिस्पैरेज करना कहा जाता है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने क्रिटिसाइज, कंडेम और डिस्पैरेज जैसे वर्ड देखे हैं, ठीक है? अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द मिनिस्टर वॉज सराउंडेड बाई पीपल हु कॉन्स्टेंटली एड्यूलेटेड हिम इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम ऑनेस्ट एडवाइस। ओके, इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑनेस्ट एडवाइस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मिनिस्टर के आसपास ऐसे लोग थे जो हमेशा उनकी हद से ज़्यादा तारीफ करते रहते थे। वो सच्ची एडवाइस देने के बजाय सिर्फ उनको खुश करने के लिए उनकी चापलूसी करते थे। इसी एक्सेसिव और सेल्फ सर्विंग तारीफ को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एड्यूलेट। आई होप आपको समझ आ चुका है कि एड्यूलेट इस वर्ड का हम कैसे कैसे मतलब कि सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वॉल्यूशन। दोस्तों वॉल्यूशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति, स्वेच्छा या फिर अपनी मर्जी से लिया गया कोई डिसीजन या फिर कोई निर्णय, ठीक है? वॉल्यूशन का मतलब होता है अपनी खुद की मर्जी, अपनी खुद की इच्छा यानी कि विल, या फिर कॉन्शियस डिसीजन के बेसिस पर कोई काम करना। यानी जब आप किसी काम को बिना किसी ज़बरदस्ती के, बिना किसी के प्रेशर के, बिना किसी मजबूरी के अपनी फ्री विल से करते हो, यानी कि अपनी मर्जी से करते हो कोई काम, तो वो वॉल्यूशन से किया गया काम कहलाता है। इस वर्ड में जो है वो मेन फोकस किस बात पर होता है, हमारी चॉइस पर होता है और हमारी मर्जी यानी कि हमारी फ्री विल पर होता है। एक सिंपल सी सिचुएशन को समझते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि वॉल्यूशन यानी क्या है। सोचो कि दो स्टूडेंट्स है। पहला स्टूडेंट जो है वो मतलब कि पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से इंजीनियरिंग कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट है जो कि खुद की पसंद और खुद की इंटरेस्ट की वजह से इंजीनियरिंग कर रहा है। दूसरे स्टूडेंट ने ये जो डिसीजन है वो क्या किया है, तो अपनी मर्जी से लिया है, अपने मन से लिया है। यानी कि उसने अपनी मर्जी से मतलब कि डिसीजन लिया है, इसलिए वो जो है वो मतलब कि इंजीनियरिंग कर रहा है। इसी तरह अगर कोई इंसान बिना किसी के कहे मतलब कि किसी नीडी पर्सन की, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर देता है, तो हम कह सकते हैं कि ही हेल्प देम ऑफ हिज ओन वॉल्यूशन। मतलब कि उसने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से किसी की हेल्प की है, ठीक है? किसी के दबाव में यानी कि आकर उसने हेल्प नहीं की। इस तरीके से आपको समझना है कि वॉल्यूशन क्या है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि वॉल्यूशन इक्वल्स टू डिज़ायर नहीं होता है। यानी कि ये नहीं समझना है कि वॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ इच्छा होना, क्योंकि डिज़ायर का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे मन में है, जिस चीज़ की हमें इच्छा है, ठीक है, वो मिले या फिर ना मिले, डिज़ायर का मतलब होता है हमारे मन में कोई इच्छा होना। लेकिन वॉल्यूशन का मतलब होता है मन के साथ डिसीजन लेकर एक्शन लेना। यानी कि जो इच्छा आपके मन में है उसे आपके एक्शंस में उतारना, उसे पाने की कोशिश करना बेसिकली, तो वो होता है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन सिर्फ डिज़ायर नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको मतलब कि ध्यान रखनी है। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ सिंपल डेली लाइफ के शॉर्ट एग्जाम्पल्स भी है, जिनको हम समझ लेंगे तो हमें ये वर्ड और भी अच्छे से समझ आएगा।
जैसे कि हम कह सकते हैं शी रिजाइन फ्रॉम द कंपनी ऑफ हर ओन वॉल्यूशन, यानी कि उसने अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ी है, किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर, किसी ने फोर्स नहीं किया है उसे कंपनी छोड़ने के लिए, बल्कि उसका ये खुद का मर्जी का डिसीजन था। ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं ही डोनेटेड मनी एंटायरली ऑफ हिज ओन वॉल्यूशन, मतलब कि उसने अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से सारा पैसा दिया है, किसी के प्रेशर में आकर उसने पैसा दान नहीं किया। या फिर हम कहेंगे द चाइल्ड अपोलोजाइज ऑफ हिज ओन वॉल्यूशन, मतलब कि बच्चे ने बिना किसी के कहने के खुद से सॉरी बोला है, खुद से माफ़ी मांगी है, कि ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा है कि जाकर उसको सॉरी बोलो, तुमने गलत किया है, नहीं, बल्कि उसने जो है वो अपने मन से जो है वो सॉरी बोला है, ये उसका अपना डिसीजन था। तो इस तरीके से आप जो है वो मतलब कि वॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि वॉल्यूशन का मतलब होता है अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल और कॉन्शियस चॉइस से लिया गया डिसीजन या फिर किया गया एक्शन, तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूशन। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम में हमारे पास है फ्री विल, चॉइस या फिर विल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फ्री विल। दोस्तों फ्री विल का मतलब होता है बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अपने डिसीजंस खुद लेना, अपने फैसले खुद बनाना। फ्री विल जो है वो एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है, जबकि वॉल्यूशन उस फ्री विल का प्रैक्टिकल यूज या फिर एक्शन दिखाता है। ठीक है। फ्री विल में हम जो है वो मतलब कि हमारा क्या करते हैं कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर के वजह से नहीं, बल्कि अपना डिसीजन खुद लेते हैं। जबकि वॉल्यूशन में क्या है, तो किसी एक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है कि अगर आप डिसीजन भी ले रहे हो तो उसमें जो है वो मतलब कि आपको कोई एक्शन भी दिख कर आएगा कि आप उस डिसीजन के बेसिस पर कोई काम भी कर रहे हो, इस तरीके से। तो फ्री विल आपको, आई होप आपको ये समझ आ चुका है ये वर्ड क्या है। दूसरा वर्ड है हमारा चॉइस। चॉइस का मतलब होता है ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना। चॉइस सिर्फ सिलेक्शन है, जबकि वॉल्यूशन में अपनी इच्छा और इंटेंशन भी इंक्लूड होती है। चॉइस मतलब कि क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, उसमें से आपने एक सिलेक्ट किया है। लेकिन वॉल्यूशन क्या है कि आपकी मर्जी में जो आ रहा है उस तरीके से आपने डिसीजन लिया है। इस तरीके से आपको डिफरेंस भी समझते हुए चलना है। विल तीसरा हमारा वर्ड है। विल का मतलब होता है किसी काम को करने की मेंटल डिटर्मिनेशन या फिर इच्छा होना। विल अंदर की मतलब कि स्ट्रेंथ हो सकती है, हमारे अंदर की जो ताकत है किसी काम को करने की, वो हो सकती है। जबकि वॉल्यूशन उस विल के बेसिस पर लिया गया कॉन्शियस डिसीजन होता है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। तो ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे सिनोनिम्स हैं, जहाँ पर हमने फ्री विल, चॉइस और विल जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों अगर एंटोनिम्स की तरफ आए, तो एंटोनिम्स में अगेन हमारे पास जो है वो मतलब कि 3 वर्ड है। पहला वर्ड है कंपल्शन, दूसरा है कोerशन, तीसरा है फोर्स। सबसे पहला वर्ड समझेंगे कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी में या फिर प्रेशर में किया, मतलब कि किया गया कोई काम या फिर कोई काम करना। ये जो है वो वॉल्यूशन का क्या है, डायरेक्ट अपोजिट है। ठीक है। कोerशन का मतलब होता है धमकी, प्रेशर या फिर फोर्स के थ्रू जो है वो किसी से काम करवाना। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कोerशन। तीसरा हमारा वर्ड आता है फोर्स। फोर्स का मतलब तो सभी को पता होगा। फोर्स का मतलब होता है कि किसी को उसकी मर्जी के बिना कुछ काम करने पर मजबूर करना। ओके, उसके खिलाफ जाकर जो है वो कुछ काम करने पर उस पर, यानी उसे जो है वो मतलब कि फोर्स करना, यानी कि फोर्स ही होता है। ठीक है, उसे मतलब कि मजबूर करना बेसिकली, तो उसे हम फोर्स कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने कंपल्शन, कोerशन या फिर फोर्स जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों हमारे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, शी जॉइन द सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हर ओन वॉल्यूशन नॉट बिकॉज एनीवन फोर्स्ड हर। यहाँ पर इस सेंटेंस का बहुत ही सिंपल मतलब है कि उस लड़की ने सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को खुद अपनी मर्जी से ज्वाइन किया है। किसी ने उस पर प्रेशर नहीं डाला और ना ही उसे मजबूर किया। ये उसका खुद का कॉन्शियस डिसीजन था। ठीक है, उसने सोच समझ कर ये डिसीजन लिया था। दोस्तों इसी फ्री और इंडिपेंडेंट चॉइस को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूशन कहते हैं। इसलिए हमने इस सेंटेंस में मतलब कि सही जगह पर वॉल्यूशन यूज़ किया है। आई होप आपको ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इक्वानिमिटी। दोस्तों इक्वानिमिटी का मतलब होता है समभाव, मानसिक संतुलन या फिर धैर्य और शांति बनाए रखने की क्षमता। यानी कि इक्वानिमिटी का मतलब होता है मुश्किल, स्ट्रेसफुल या फिर इमोशनल सिचुएशंस में भी अपने दिमाग को शांत, बैलेंस्ड और स्टेबल रखना। यानी जब इंसान ना ही तो ज़्यादा खुशी में कंट्रोल खोता है और ना ही ज़्यादा दुख या फिर प्रेशर में घबरा जाता है, तो ऐसी जो स्टेट होती है, ऐसी जो किसी में क्वालिटी होती है, उसे हम इक्वानिमिटी कहते हैं। यानी कि अपने टेम्परामेंट को बिल्कुल बैलेंस में रखना। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी इंसान के पास इमोशंस नहीं है, यानी कि उसके पास हाव भाव नहीं है या फिर मतलब कि भावनाएं नहीं है, बल्कि उसका जो है वो अपने इमोशंस पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है। वो अपने इमोशंस को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, ये हम समझ सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो कि एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। एक बच्चा है, यानी कि एक स्टूडेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा है, रो रहा है, टेंशन में है कि रिजल्ट क्या आएगा। और वही एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि बोलता है कि जो होगा वो देखा जाएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी।
तो ये जो बच्चा है ना दूसरा वाला, ये इक्वानिमिटी दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि इसका जो मतलब कि मेंटल स्टेट है ये किस तरीके से है, तो बहुत ही बैलेंस्ड है, ना ही तो इसे मतलब कि एग्जाम की फिक्र है ना ही कुछ और है, मतलब कि ये कैसे है तो बहुत ही बैलेंस्ड में है, तो इसलिए हम जो है वो इसे इक्वानिमिटी कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लो, मान लीजिए कि एक डॉक्टर इमरजेंसी ऑपरेशन के दौरान पैनिक नहीं कर रहा है, ठीक है। सिचुएशन कितनी भी सीरियस हो वो शांत दिमाग से डिसीजन लेता है, तो ये इक्वानिमिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इक्वानिमिटी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई पर्सन इमोशनलेस है या फिर उसमें भावनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है। इसका मतलब इमोशंस को ख़त्म करना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब इमोशंस को कंट्रोल में रखना और उस पर बैलेंस बनाए रखना ये होता है, ठीक है। इक्वानिमिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले पर्सन में कोई इमोशंस ना हो। सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि इक्वानिमिटी का मतलब होता है हर सिचुएशन में शांत और मेंटली बैलेंस रहने की, मतलब कि एक आदत, या फिर जो मतलब कि उसका टेम्परामेंट है उसको जो है वो शांत रखने की आदत, तो उसे हम कह सकते हैं इक्वानिमिटी। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जिनसे हम समझ पाएंगे कि इक्वानिमिटी कैसे यूज़ करना है और इसका सेंटेंसेस के साथ मतलब क्या है। दोस्तों हमारा सबसे पहला सेंटेंस आता है, शी हैंडल द क्रिटिसिज्म विथ रिमार्केबल इक्वानिमिटी। मतलब कि उसने क्रिटिसिज्म को बिना गुस्सा हुए और बिना परेशान हुए कामली हैंडल किया, यानी कि बहुत ही शांति से हैंडल किया। उसने अपना मेंटल बैलेंस खोया नहीं, इस तरीके से। या फिर हम कह सकते हैं द कैप्टन शोड इक्वानिमिटी ड्यूरिंग द क्राइसिस, मतलब कि क्राइसिस के टाइम पर कैप्टन बिल्कुल शांत और कंपोज्ड रहा। उसने जो है वो अपना मतलब कि मेंटल बैलेंस नहीं खोया, पैनिक करने के बजाय उसने वाइजली यानी कि बहुत ही सोच समझकर समझदारी से डिसीजन लिया, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे मेडिटेशन हेल्प्स डेवलप इक्वानिमिटी, मतलब कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना, बिल्कुल योगा करना, कोई ध्यान चिंतन करना, ये जो है वो मेडिटेशन इंसान को मेंटली काम और बैलेंस रहना सिखाती है, ठीक है। इससे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी कंट्रोल बना रहता है हमारे अंदर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मेडिटेशन हेल्प्स डेवलप इक्वानिमिटी, यहाँ पर हमने इक्वानिमिटी किस तरीके से यूज़ किया है। आई होप आपको ये जो तीनों एग्जाम्पल्स है वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। ओवरऑल मीनिंग में मैं आपको फिर से बता दूं कि इक्वानिमिटी का मतलब होता है मुश्किल या फिर इमोशनल सिचुएशंस में भी शांत रहना, बैलेंस्ड रहना, कंपोज्ड रहने की क्वालिटी होना, तो उसे हम कहते हैं इक्वानिमिटी। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात की जाए सिनोनिम्स के बारे में, तो हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, कंपोजर, कामनेस या फिर सेरेनिटी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंपोजर। दोस्तों कंपोजर का मतलब होता है प्रेशर में भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। कंपोजर ज़्यादा आउटर बिहेवियर को शो करता है, जबकि इक्वानिमिटी अंदर के मेंटल बैलेंस को शो करता है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। दूसरा हमारा वर्ड है कामनेस। कामनेस का मतलब होता है बहुत ही शांत या फिर रिलैक्स स्टेट, ओके, जहाँ पर हम बहुत ही शांत होते हैं। कामनेस बेसिकली जनरल पीस है, जबकि इक्वानिमिटी स्पेशली डिफिकल्ट सिचुएशन में भी काम रहने की क्वालिटी को दिखाता है, ठीक है। कामनेस क्या है, तो एक जनरल पीस है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हम जो है वो वाली क्वालिटी, मतलब कि कामनेस वाली क्वालिटी बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे टाइम टाइम पर मतलब कि डिपेंड करती है कि आप कब काम फील कर रहे हो। लेकिन इक्वानिमिटी क्या है, तो इक्वानिमिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप जो है वो मतलब कि मुश्किल हालातों में भी, जहाँ पर आपके इमोशन सबसे ज़्यादा बाहर आने चाहिए थे, उस सिचुएशन में भी आप अपने आप को कंट्रोल कर जाते हो, तो वो होती है इक्वानिमिटी। तो आपको ये भी डिफरेंस समझना है। तीसरा हमारा वर्ड है सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है डीप इनर पीस और ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का भी मतलब होता है वही, यानी कि हमारी मेंटल पीस को मतलब कि बैलेंस में रखना, अच्छे से मतलब कि अच्छे से स्टेट में रखना, ज़्यादा मतलब कि इमोशनल ना होना किसी चीज़ पर, तो उसे हम जो है वो ट्रैंक्विलिटी कह सकते हैं। सेरेनिटी का भी वही मतलब होता है। सेरेनिटी जो है वो परमानेंट इनर पीस को शो करता है, ठीक है, जबकि इक्वानिमिटी चैलेंजेस के दौरान बैलेंस मेंटेन करने पर फोकस करता है। ये भी आपको डिफरेंस समझना है। सेरेनिटी क्या है, तो परमानेंट इनर पीस को शो करता है। जो व्यक्ति बहुत ही शांत होते हैं, जैसे कि साधु संत होते हैं जिन्हें गुस्सा नहीं आता कभी, तो वो कैसे है, सीरीन है, ठीक है, सेरेनिटी उनमें दिखाई देती है हमें। लेकिन इक्वानिमिटी क्या है कि इक्वानिमिटी ज़रूरी नहीं है। इक्वानिमिटी जो है वो जब हमारे सामने कोई चैलेंजेस आते हैं उस टाइम पर हम कितना फोकस्ड रहते हैं, उस टाइम पर हम कितना जो है वो मतलब कि काम रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे हमारे ये वर्ड्स थे जो कि हमने सिनोनिम में देखे थे, कंपोजर, कामनेस या फिर सेरेनिटी, ठीक है। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास अगेन तीन वर्ड्स है, एजिटेशन, एंजाइटी या फिर पैनिक। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है मेंटली डिस्टर्ब या फिर रेस्टलेस हो जाना। ये इक्वानिमिटी का क्या है, तो डायरेक्ट अपोजिट है, ठीक है। एंजाइटी का मतलब होता है फ्यूचर या फिर किसी प्रॉब्लम को लेकर एक्सेसिव टेंशन फील करना, ठीक है, एकदम से बेचैनी फील करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइटी हम उसे कहते हैं। पैनिक का मतलब होता है डर या फिर स्ट्रेस की वजह से अपना कंट्रोल खो देना, तो उसे हम जो है वो पैनिक करना कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है,
डिस्पाइट फेसिंग सीवियर क्रिटिसिज्म द लीडर रिस्पॉन्डेड विद कंप्लीट इक्वानिमिटी एंड कंटिन्यूड हिज वर्क। इस सेंटेंस का मतलब है कि लीडर को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, यानी कि लोगों ने उन्हें भला बुरा कहा होगा, लेकिन उनका जो है वो गुस्सा या फिर पैनिक जो है वो लोगों के सामने नहीं आया, यानी कि उन्होंने जो है वो लोगों के सामने गुस्सा या फिर पैनिक नहीं किया। वो बिल्कुल शांत और मेंटली बैलेंस्ड रहे और अपना काम करते रहे। इसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी काम और कंपोज्ड रहने की क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? इक्वानिमिटी कहते हैं। इसलिए हमने जो है वो इस सेंटेंस में सही जगह पर सही तरीके से इस वर्ड का यूज़ किया है। आई होप आपको समझ आ चुका है कि इक्वानिमिटी यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्पेंसेबल। दोस्तों डिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनावश्यक, जिसके बिना काम चल सकता है, या फिर जिसे हम छोड़ सकते हैं, छोड़ा जा सकने वाला, जिसके बिना का हमारा काम मतलब कि निकल सकता है, तो उसे हम जो है वो ऐसी चीज़ों को हम डिस्पेंसेबल कह सकते हैं। यानी कि डिस्पेंसेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई रिसोर्स जिसके बिना भी हमारा काम चल सकता हो, यानी कि अगर वो ना भी हो तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा और फिर भी हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम निकल जाएगा, इस तरीके से। दोस्तों इसी का बिल्कुल सिमिलर अपोजिट होता है इनडिस्पेंसेबल। यहाँ पर हमने पढ़ा है डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल का क्या मतलब है? जिसके बिना हमारा काम चल सकता है। उसी का अपोजिट क्या है? इनडिस्पेंसेबल, जिसके मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ये बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट अपोजिट था, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। अब दोस्तों डिस्पेंसेबल इस वर्ड को समझने के लिए हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। सोचो आप ट्रैवल पर जा रहे हो, यानी कि कहीं पर घूमने फिरने जा रहे हो और आपके बैग में जो है वो पासपोर्ट है, मोबाइल फ़ोन है, मेडिसिन है और 5 एक्स्ट्रा टी शर्ट्स है। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ आपके लिए डिस्पेंसेबल होनी चाहिए। पहली चीज़ है पासपोर्ट। पासपोर्ट ऑब्वियसली उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, उसके बिना आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मेडिसिन भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं पर कुछ हो गया तो मेडिसिन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन ये जो 5 एक्स्ट्रा टी शर्ट्स है, ये आई थिंक उतनी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर 1 या फिर 2 भी हो सकती थी, या फिर जितनी ज़रूरत थी उतनी हो सकती थी, यानी कि इनको जो है वो कम ज़्यादा किया जा सकता है, या फिर इनके बिना भी हम काम चला सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि रेसिपी में जो है वो नमक ज़रूरी है, नमक के बिना हम जो है वो मतलब कि काम नहीं चला सकते। लेकिन डेकोरेशन के लिए जो कोरिएंडर है, धनिया है, वो अगर आप ना भी डालो तो उसके बिना भी हमारी रेसिपी पूरी हो सकती है, उसके बिना भी काम चल सकता है। तो यहाँ पर धनिया क्या है? डिस्पेंसेबल है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डिस्पेंसेबल का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज़ बेकार है, कोई चीज़ यूजलेस है। हो सकता है कि कोई चीज़ अच्छी हो, यूज़फुल भी हो, अगर वो होती तो उसके साथ हम काम चला सकते थे, यानी कि अगर वो होती तो और भी अच्छा। लेकिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई काम रुक रहा है, उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। ये वाला सेंस जो है वो डिस्पेंसेबल इस वर्ड से निकल कर आता है। यानी कि अभी-अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल्स देखे थे कि हमारे मतलब कि हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो हमारे पास 5 एक्स्ट्रा टी-शर्ट्स थी, वो अगर होती तो और भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो हम काम चला लेंगे। या फिर हमारी रेसिपी में जो है वो मतलब कि हमने धनिया नहीं डाला था, कोरिएंडर नहीं डाला था, तो वो अगर होता तो और भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो हम उसके बिना काम चला सकते हैं, यानी कि उसके बिना काम रुक नहीं रहा है बेसिकली। तो ये वाला जो सेंस है वो इस वर्ड से निकल कर आता है। आई होप आपको समझ आया है कि डिस्पेंसेबल यानी क्या है। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है कि इसके बिना भी काम चल जाएगा, ठीक है। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है जो ज़रूरी ना हो और जिसके बिना भी काम हो सके। अब उसी तरीके से दोस्तों हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से आप समझ पाओगे कि डिस्पेंसेबल हमें कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं द डेकोरेशंस वर नाइस बट डिस्पेंसेबल, मतलब कि डेकोरेशंस जो है वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन इनके बिना भी फंक्शन हो सकता था। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि डेकोरेशन हो तभी कोई फंक्शन जो है वो मतलब कि काम करे, बल्कि डेकोरेशन के बिना भी जो है वो मतलब कि फंक्शंस हो सकते हैं। डेकोरेशन यूज़फुल थी पर एसेंशियल नहीं थी, ये यहाँ पर बताया गया है। या फिर हम कहेंगे इन एन इमरजेंसी लग्जरियस आइटम्स बिकम डिस्पेंसेबल, मतलब कि इमरजेंसी में लग्जरियस चीज़ों की ज़रूरी नहीं होती है, यानी कि सर्वाइवल के लिए उनकी नीड नहीं होती है। अगर आपको किसी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप ये नहीं देखोगे कि हमारे पास वो आइटम है या फिर नहीं है, बल्कि आप एडजस्ट करना चाहोगे, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए जो है वो लग्जरियस चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल है मैनी ओल्ड फाइल्स आर नाउ डिस्पेंसेबल बिकॉज एवरीथिंग इज स्टोर्ड डिजिटली, मतलब कि अब बहुत सी जो पुरानी फाइल्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि आजकल जो है वो सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ हम डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उनके बिना भी अब आसानी से काम हमारा चल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है वो ये 3 सेंटेंसेस समझे हैं। एक बार आपको फिर से बता दूं कि डिस्पेंसेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके बिना भी हमारा काम चल सके और जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा एसेंशियल ना हो तो अच्छा है और ना हो तो भी मतलब कि अच्छा है, हम उसके बिना भी काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि डिस्पेंसेबल यानी क्या है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
दोस्तों इसके बाद अगर सिनोनिम्स की तरफ आए तो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, अननेसेसरी, ऑप्शनल या फिर नॉन एसेंशियल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत ना हो। डिफरेंस क्या है अननेसेसरी और हमारे मेन वर्ड में यानी कि डिस्पेंसेबल में? अननेसेसरी जो है वो कभी कभी बिल्कुल नीड ना होने को दिखाता है, जबकि डिस्पेंसेबल का मतलब है कि उसके बिना काम चल सकता है। अननेसेसरी का क्या मतलब है? जो हमारे लिए काम का ही नहीं है। बल्कि डिस्पेंसेबल का क्या मतलब हमने समझा था कि जो है तो अच्छा है, ना है तो भी अच्छा है, काम चल सकता है बेसिकली इस तरीके से। ऑप्शनल का मतलब होता है जो करना या फिर ना करना आपकी चॉइस हो, ठीक है। ऑप्शनल जो है वो चॉइस पर फोकस करता है, जबकि डिस्पेंसेबल नेसेसिटी पर फोकस करता है। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है जो एसेंशियल या फिर कंपलसरी ना हो। ये डिस्पेंसेबल का सबसे क्लोज सिनोनिम है, क्योंकि इसका और डिस्पेंसेबल का लगभग मतलब कि सेम है। अब दोस्तों ये तो हमने सारे क्या देख लिए, सिनोनिम्स देख लिए, जहां पर हमने अननेसेसरी, ऑप्शनल और नॉन एसेंशियल जैसे वर्ड देखे हैं। अब इसके बाद अगर एंटीनिम्स की तरफ आए तो एंटीनिम्स में हमारे पास है इंडिस्पेंसेबल, एसेंशियल या फिर नेसेसरी। इंडिस्पेंसेबल का हमने पहले भी मतलब समझा था, ये बहुत ही मतलब कि डायरेक्ट अपोजिट है हमारे वर्ड का। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना काम बिल्कुल भी ना चले, जिसका होना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसे हम कहते हैं इंडिस्पेंसेबल। दूसरा हमारा वर्ड आता है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है जो किसी काम के लिए रिक्वायर्ड हो, जिसकी ज़रूरत होती है, यानी कि ज़रूरत को हम क्या कहेंगे, नेसेसरी हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जहाँ पर हमने इंडिस्पेंसेबल, एसेंशियल या फिर नेसेसरी जैसे वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, इन अ सर्वाइवल सिचुएशन कंफर्ट इज डिस्पेंसेबल, ओके, बट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज इनडिस्पेंसेबल। दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों ही अपोजिट वर्ड्स का यूज़ कर लिया है। इस सेंटेंस को समझते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है कि अगर आप किसी सर्वाइवल सिचुएशन हो, जहाँ पर आपकी जो है वो मतलब कि जीने और मरने का सवाल है, जहाँ पर आप जो है वो लग्जरी चीज़ों को नहीं देख सकते, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आती है कि आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में कंफर्टेबल बेड या फिर ऐसी जैसी एसी जैसी जो चीज़ें होती है, एयर कंडीशनर वगैरह, उनके बिना भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन साफ पीने का पानी बहुत ही ज़रूरी होता है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसीलिए जो हमारा कंफर्ट है वो क्या है, डिस्पेंसेबल है, जिसके बिना हम काम चला सकते हैं। लेकिन जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या है, हमारी बेसिक नीड है, जो कि है इनडिस्पेंसेबल, जिसके बिना हम काम नहीं चला सकते। तो दोस्तों एक ही वर्ड में हमने दो वर्ड समझ लिए हैं, दोनों वर्ड्स अपोजिट को समझ लिया है हमने। आई होप आपको ये जो वर्ड है डिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल, दोनों भी वर्ड्स आपको क्लियर हो चुके हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लीनियंस। दोस्तों लीनियंस का मतलब होता है उदारता, नरमी या फिर दयालुता, ठीक है। लीनियंस का मतलब होता है किसी की गलती या फिर किसी की रॉन्ग डूइंग पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्त ना होकर उसके साथ नरम, दयालु और माफ़ कर देने वाला एटीट्यूड रखना। यानी जब किसी को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने के बजाय उसे एक और मौका दिया जाए, उसकी सज़ा कम कर दी जाए, तो उसे हम लीनियंस कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है वो अक्सर पेरेंट्स, टीचर्स, जजेस, पुलिस, बॉसेस या फिर किसी अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि होमवर्क नहीं करता है। टीचर के पास दो ऑप्शन है। एक, अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है तो वो सीधा पनिशमेंट दे देगा। लेकिन अगर कोई lenient टीचर है तो वो बोलेगा कि इस बार माफ़ करता हूँ, अगली बार से मुझे होमवर्क कंप्लीट चाहिए, यानी कि इस बार मैंने तुम्हें मौका दिया है। तो ये एक तरीके का लीनियंस है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि कोर्ट में जज देख रहे हैं कि एक आरोपी जो है वो उसने पहली बार गलती की है और इतनी बड़ी गलती भी नहीं है उसकी, और उसे जो है वो अपनी गलती का पछतावा है, स्पेशली अंदाज़ा है कि उसने क्या किया है, एहसास है उसे अपनी गलती का। तो जज उसकी क्या कर देते हैं, तो सज़ा कम कर देते हैं। तो इससे भी हम लीनियंस कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लीनियंस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति वीक है इसलिए वो किसी के सामने झुक रहा है या फिर किसी को मतलब कि मौका दे रहा है। इसका मतलब है कि सिचुएशन को समझकर अननेसेसरी यानी कि बिना ज़रूरत के हार्श ना होना, क्रूएल ना होना, कठोर ना होना, सख्त ना होना, बेसिकली अपने मन के अंदर का जो दया है वो किसी को दिखाना, तो उसे हम जो है वो लीनियंस कह सकते हैं। यानी कि लीनियंस का मतलब होता है थोड़ी नरमी और ज़्यादा दया, उस तरीके से आप जो है वो ध्यान रख सकते हो। किसी की गलती पर नरमी या फिर रहम दिखाना, तो उसे हम कहेंगे लीनियंस। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जिनसे आपको ये जो वर्ड है वो समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस आता है, द टीचर शोड लीनियंस बाय गिविंग द स्टूडेंट्स अनदर चांस। मतलब कि टीचर ने स्टूडेंट्स को एक और मौका देकर जो है वो अपनी लीनियंस दिखाई, यानी कि अपनी जो है वो मतलब कि दयालु जो उनका स्वभाव था वो दिखाया, यानी कि उन्होंने जो है वो तुरंत पनिश नहीं किया स्टूडेंट्स को। या फिर हम कहेंगे द जज लीनियंस सरप्राइज्ड एवरीवन। मतलब कि जज की नरमी देखकर जो है वो सब लोग हैरान हो गए। लोगों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना दया भाव जो है वो मतलब कि उसके प्रति दिखाया।
या फिर हम कहेंगे द पेरेंट्स शुड बैलेंस लीनियंस विथ डिसिप्लिन, मतलब कि पेरेंट्स को नरमी और डिसिप्लिन दोनों का बैलेंस रखना चाहिए। सिर्फ नरम या फिर स्ट्रिक्ट होना दोनों मतलब कि ठीक नहीं है। इस तरीके से आपको जो है वो समझना है कि यहाँ पर हमें क्या बताया गया है। दोस्तों यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि लीनियंस का मतलब होता है किसी की गलती पर दया, नरमी और पनिशमेंट में रियायत दिखाना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लीनियंस कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम में हमारे पास है मर्सी, क्लेमेंसी या फिर टॉलरेंस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है मर्सी। मर्सी का मतलब होता है किसी पर दया करके उसकी पनिशमेंट कम कर देना या फिर उसे माफ़ कर देना। मर्सी जो है वो इमोशनल कंपैशन को शो करता है, जबकि लीनियंस अथॉरिटी के नरम एटीट्यूड को शो करता है। क्लेमेंसी का मतलब होता है, स्पेशली इसका लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, कि पनिशमेंट को कम कर देना या फिर माफ़ कर देना। ये जो क्लेमेंसी वर्ड है ना, ये कोर्ट्स और गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि लीनियंस जो है वो हम एवरीडे में भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारा वर्ड है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है दूसरों की मिस्टेक या फिर डिफरेंसेस को पेशेंटली एक्सेप्ट करना। बेसिकली टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, सहना, ओके, यानी कि किसी को सह जाना, तो उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस का जो फोकस है वो एक्सेप्टेंस पर ज़्यादा होता है, जबकि लेनियंस जो है वो पनिशमेंट में सॉफ्टनेस पर ज़्यादा दिखाती है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको समझना है कि टॉलरेंस यानी क्या है। तो ये सारे हमने जो है वो हमारे सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए हैं। अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है सेवरिटी, स्ट्रिक्टनेस या फिर हार्शनेस। सारे वर्ड्स हमारे अपोजिट है। सेवरिटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सख्ती से रूल फॉलो करवाना, पनिशमेंट देना, तो ये जो है वो लीनियंस का डायरेक्ट अपोजिट है। दूसरा हमारा वर्ड है स्ट्रिक्टनेस। स्ट्रिक्टनेस का मतलब होता है रूल को बिना किसी एक्सेप्शन के फॉलो करवाना, यानी कि कुछ भी हो लेकिन रूल फॉलो करने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा, तो उसे हम स्ट्रिक्टनेस कहते हैं। हार्शनेस का मतलब होता है बिना ज़रूरत के टफ या फिर रफ बिहेवियर दिखाना, बहुत ज़्यादा टफ होना, बहुत ज़्यादा रफ होना, एक तरीके से जो है वो क्रूर, तो उसे हम हार्शनेस कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द कोच शोड लीनियंस बाय अलाउिंग द लेट प्लेयर्स टू जॉइन द मैच विद ओनली अ वार्निंग। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि कुछ प्लेयर्स जो है वो लेट आए थे। कोच चाहता था कि उन्हें मैच से बाहर कर सकता था, यानी कि कोच चाहता तो क्या कर सकता था कि उन्हें मैच से बाहर भी कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ वार्निंग देकर उन्हें खेलने का मौका दे दिया, यानी कि उसने उस जगह पर अपनी जो है वो लीनियंस दिखाई, यानी कि अपना दया भाव दिखाया, यानी कि ये उसकी नरमी और दया को दिखाता है। इस क्वालिटी को लीनियंस कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम लीनियंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कैडेवरस। दोस्तों कैडेवरस का मतलब होता है मुर्दों जैसा पीला और दुबला, यानी कि शव सदृश या फिर अत्यंत कृश और पीला। यानी कि कैडेवरस का मतलब होता है कि किसी इंसान का इतना ज़्यादा दुबला पतला होना, इतना ज़्यादा कमज़ोर होना, पीला दिखना, कि उसका चेहरा या फिर उसका जो पूरा अपीयरेंस है वो किसी डेड बॉडी के जैसा लगे। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है वो मर चुका है, बल्कि उसका जो लुक है वो इतना ज़्यादा वीक होता है, पेल होता है या फिर लाइफलेस लग रहा होता है, कि उसकी जो तुलना है वो एक कैडवर, कैडवर का क्या मतलब होता है, डेड बॉडी, ठीक है, उससे की जा सकती है उसकी तुलना। बेसिकली वो इतना ज़्यादा जो है वो मतलब कि वीक दिख रहा होता है अपीयरेंस में। दोस्तों ये जो वर्ड है वो अक्सर किसी की हेल्थ के लिए, किसी के फेस के लिए, किसी के फिजिकल अपीयरेंस के लिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सोचो किसी इंसान जो है वो मतलब कि कोई इंसान को कई दिनों से मतलब कि बहुत ही तेज़ बुखार है, कोई व्यक्ति है जिसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार है बहुत दिनों से, उसने जो है वो ठीक से खाना नहीं खाया है, उसका वज़न भी कम हो चुका है, उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल पीला और बेजान लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ही लुक्ड कैडवरस आफ्टर हिज इलनेस, यानी कि उसकी तबीयत की वजह से उसका जो चेहरा है वो बहुत ही वीक और कॉर्प्स जैसा लग रहा था। कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी, यानी कि मुर्दा जैसे हम कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई कई दिन तक बिना नींद और बिना खाने के काम करता रहे तो उसका फेस भी कैडवरस लग सकता है। तो दोस्तों याद रखने की ट्रिक क्या है, कैडवर का तो डायरेक्ट मीनिंग ही होता है डेड बॉडी, और कैडवरस का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी जैसा अपीयरेंस। तो सिंपल है, ठीक है, कैडवर ध्यान रखना है, कैडवर मतलब होता है डेड बॉडी और कैडवरस का मतलब होता है डेड बॉडी जैसा। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जिनसे हम समझ पाएंगे कि कैडवरस कैसे यूज़ करना है। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आफ्टर वीक्स ऑफ इलनेस ही लुक्ड कैडवरस, मतलब कि कई हफ्तों की बीमारी के बाद वो बहुत ही दुबला और पीला लग रहा था, जैसे किसी मुर्दे का शरीर होता है जिसमें जान नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही इलनेस ने उसकी हेल्थ और अपीयरेंस का जो है वो मतलब कि बहुत ही मतलब कि ख़राब कर दिया था, अपीयरेंस ख़राब कर दिया था, सारे उसकी हेल्थ ख़राब कर दी थी, तो इस तरीके से।
या फिर हम कह सकते हैं द लैक ऑफ स्लीप गेव हर अ कैडेवरस अपीयरेंस, मतलब कि नींद की कमी की वजह से उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है वो बहुत ही बेजान और पीला लगने लगा। यानी कि उसका जो फेस है वो हेल्दी और फ्रेश नहीं दिख रहा था इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे द एक्टर वोर मेकअप टू क्रिएट अ कैडेवरस लुक फॉर द हॉरर मूवी, मतलब कि एक्टर ने हॉरर मूवी के लिए मेकअप से अपना चेहरा जो है वो मुर्दे जैसा बना दिया, यानी कि कैडेवरस बना दिया। यहाँ पर कैडेवरस एक आर्टिफिशियल अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स है। ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि कैडेवरस का मतलब होता है ऐसा अपीयरेंस जो बहुत ही दुबला पतला पीला कमजोर और मुर्दे जैसा लगे, तो उसे हम कैडेवरस कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस करें तो सिनोनिम्स में हमारे पास है गॉन्ट, हगार्ड या फिर एमेशिएटेड। ओके, तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है गॉन्ट। गॉन्ट का मतलब होता है बहुत ही दुबला और वीक दिखना। अक्सर जो है वो बीमारी या फिर जो मतलब कि भूख की वजह से जो है वो ये हो सकता है। अगर कोई बहुत ही लंबे टाइम से बीमार चल रहा है तो वो भी मतलब कि बहुत ही दुबला पतला और वीक दिख सकता है। और अगर मतलब कि कहीं पर कहीं पर जो है वो मतलब कि भूखमरी जैसे हालात है जहाँ पर प्रॉपर मतलब कि खाना नहीं मिल पा रहा है किसी को, तब भी जो है वो ये सिचुएशन हो सकती है। यानी कि गॉन्ट सिर्फ एक्सट्रीम थिननेस को शो करता है, जबकि कैडवरस में पेल और कॉप्स लाइक अपीयरेंस का भी आइडिया होता है। दूसरा हमारा वर्ड है हगार्ड। दोस्तों हगार्ड या फिर हगैर्ड जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे, वो हगार्ड का मतलब होता है थका हुआ, टेंशन या फिर स्ट्रेस की वजह से वीक और टायर्ड दिखना, ठीक है। हगार्ड में एग्जॉशन ज़्यादा होती है, थकान ज़्यादा, इस वाली फीलिंग जो है वो ज़्यादा होती है। जबकि कैडेवरस में डेड बॉडी जैसी पेलनेस और लाइफलेसनेस का फील होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा वर्ड है एमाशिएटेड। एमाशिएटेड का मतलब होता है इलनेस या फिर भूख की वजह से बहुत ज़्यादा पतला हो जाना, ठीक है। एमाशिएटेड जो है वो बॉडी की कंडीशन बताता है, जबकि कैडेवरस ओवरऑल अपीयरेंस पर फोकस करता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सिनोनिम्स में हमने जो है वो मतलब कि 3 वर्ड्स पढ़े हैं, गॉन्ट, हगार्ड और एमाशिएटेड। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स है, हेल्दी, रॉबस्ट और रोजी। पहला हमारा वर्ड है हेल्दी। हेल्दी का मतलब होता है जिसकी हेल्थ अच्छी है, जो मतलब कि फिट है, तो उसे हम कहते हैं हेल्दी। दूसरा हमारा वर्ड आता है रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और फिजिकली हेल्दी, तो उसे हम कहते हैं रॉबस्ट। जैसे कि रफ टफ जिसे हम कह सकते हैं तो वो होता है रॉबस्ट। ओके, रोजी का मतलब होता है नेचुरली पिंक और हेल्दी लुकिंग फेस, यानी कि पेल, बल्कि पेल या फिर लाइफलेस नहीं, बल्कि पिंकी पिंकी रोजी रोजी जो फेस होता है किसी का, उसे हम कहते हैं रोजी। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है Months of starvation left the prisoners with cadaverous faces and frail bodies। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि कई महीनों तक भूख और प्रॉपर खाना ना मिलने की वजह से जो कैदी थे, प्रिजनर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा दुबले, कमज़ोर और पीले दिखने लगे थे। यानी उनका जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो कैसा था, तो बहुत ही ज़्यादा वो सूख चुके थे, बहुत ही ज़्यादा पेल दिखने लगे थे। उनका चेहरा इतना बेजान लग रहा था कि वो मुर्दे जैसे नज़र आ रहे थे। तो इसी अपीयरेंस को हम क्या कहेंगे, कैडावरस हम उसे कहेंगे। आई होप आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आ चुका है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिबफ। दोस्तों रिबफ का मतलब होता है ठुकराना, अस्वीकार करना या फिर झिड़क देना बेसिकली। रिबफ का मतलब होता है किसी की रिक्वेस्ट, किसी का ऑफर, किसी का सजेशन या फिर अप्रोच, उसको जो है वो सीधे और अक्सर जो है वो थोड़े रूड तरीके से, कोल्ड तरीके से जो है वो रिजेक्ट कर देना। यानी सिर्फ नो कहना ही रिबफ नहीं होता है, बल्कि ऐसे रिजेक्ट करना जिससे कि सामने वाले को महसूस हो जाए कि उसकी बात इंपॉर्टेंट नहीं थी या फिर उसकी बात को अहमियत नहीं दी गई। ये जो वर्ड है वो अक्सर पर्सनल रिलेशनशिप्स में, जॉब इंटरव्यूज़ में, बिजनेस प्रपोजल्स में, पॉलिटिक्स और डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सोचो एक स्टूडेंट है जो कि टीचर से बोलता है कि सर क्या आप मेरी असाइनमेंट एक दिन लेट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो टीचर बहुत ही अच्छे से बोलते हैं कि सॉरी, रूल्स जो है वो हमें ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करते। तो ये बहुत ही नॉर्मल तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर कोई टीचर है जो मतलब कि गुस्से में बोल दे कि बिल्कुल नहीं, दोबारा तो मुझे पूछना भी मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो ये होता है रिबफ। क्योंकि रिक्वेस्ट को थोड़ा रूड तरीके से, थोड़ा डिसमिसिव तरीके से जो है वो रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा कोल्ड होते हुए, रूडली बात करते हुए यहाँ पर क्या किया गया है, तो सामने वाले को थोड़ा मतलब कि डांटने फटकारने वाले सेंस में यहाँ पर बोला गया है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि दूसरी कंपनी को पार्टनरशिप का ऑफर देती है, लेकिन जो दूसरी कंपनी है वो बिना इंटरेस्ट दिखाई उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी हम जो है वो रिबफ कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिबफ में जो है वो रिजेक्शन कोल्डनेस प्लस रूडनेस का फील होता है। इसमें रिजेक्शन में क्या होता है, तो एक कोल्डनेस भी होती है, रूडनेस भी होती है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो थोड़ा सख्त हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे हमारा रिबफ। रिबफ का मतलब होता है किसी को थोड़ा रूड या फिर कोल्ड तरीके से मना कर देना।
अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है जिनसे हम समझ पाएंगे कि रिबफ का हमें कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं शी रिबफ्ड हिज इनविटेशन टू डिनर, मतलब कि उसने उसका डिनर का जो इनविटेशन है वो ठुकरा दिया, उसने इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और उसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही कोल्ड था, रूड था। या फिर हम कहेंगे द मैनेजर रिबफ द एम्प्लॉयज़ रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा लीव, मतलब कि मैनेजर ने एम्प्लॉय की जो एक्स्ट्रा लीव यानी कि ज़्यादा छुट्टी वाली जो मतलब कि रिक्वेस्ट थी उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया, यानी कि रिक्वेस्ट को बिना सपोर्ट दिए क्या किया, मना कर दिया। या फिर हम कह सकते हैं ही फेल्ट एम्बेरस्ड आफ्टर बीइंग रिबफ्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मतलब कि सबके सामने ठुकराए जाने के बाद उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, यानी कि पब्लिक रिजेक्शन की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रिबफ का मतलब होता है किसी की रिक्वेस्ट या फिर किसी के अप्रोच को ठंडे या फिर रूड तरीके से रिजेक्ट कर देना, तो उसे हम कहते हैं रिबफ करना। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, रिजेक्ट, स्नब या फिर डिसमिस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है किसी प्रपोजल या फिर रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट ना करना। रिजेक्ट जो है वो न्यूट्रल हो सकता है, जबकि रिबफ में कोल्डनेस और रूडनेस का फील होता है। स्नब का मतलब होता है जानबूझकर किसी को इग्नोर या फिर इंसल्ट करना। स्नब में जो है वो डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट ज़्यादा होता है, जबकि रिजेक्शन पर मतलब कि रिबफ फोकस करता है बेसिकली। इसके बाद डिसमिस। डिसमिस का मतलब होता है किसी आइडिया या फिर रिक्वेस्ट को इंपॉर्टेंस दिए बिना ही रिजेक्ट कर देना, ठीक है। डिसमिस में बेसिकली इग्नोर करने का ज़्यादा मतलब कि आइडिया होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, एक्सेप्ट, वेलकम या फिर अप्रूव। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी ऑफर या फिर किसी रिक्वेस्ट को मतलब कि एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि मान लेना बेसिकली। वेलकम का मतलब होता है किसी आइडिया को, किसी सजेशन को या फिर पर्सन को जो है वो मतलब कि खुशी से एक्सेप्ट करना, उसे जो है वो मतलब कि आने देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेलकम करना हम उसे कहेंगे। अप्रूव का मतलब होता है किसी प्रपोजल या फिर रिक्वेस्ट को ऑफिशियल परमिशन या फिर सपोर्ट देना, यानी कि उसकी जो है वो मतलब कि उसे स्वीकार कर लेना, मान्यता दे देना बेसिकली, तो उसे हम अप्रूव करना कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द कंपनी रिबफ द इन्वेस्टर्स प्रपोजल बिकॉज इट डिड नॉट फिट देयर लॉन्ग टर्म गोल्स, मतलब कि सेंटेंस का मतलब है कि एक इन्वेस्टर ने कंपनी को एक प्रपोजल दिया, लेकिन कंपनी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, कंपनी ने उस प्रपोजल को सीधे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उनके फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंग नहीं था। यहाँ पर रिबफ दिखाता है कि प्रपोजल को क्लियरली और फर्मली जो है वो ठुकरा दिया गया था विद अ वेरी कोल्ड रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रिबफ यानी क्या है और किस तरीके से हम जो है वो इसका यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ग्रीवस। दोस्तों ग्रीवस का मतलब होता है गंभीर, अत्यंत कष्टदायक, घोर या फिर बहुत ही बुरा। यानी कि ग्रीवस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही सीरियस हो, पेनफुल हो या फिर हार्मफुल हो। ये जो वर्ड है वो उन सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है जहाँ पर नुकसान, दर्द, गलती या फिर प्रॉब्लम यानी कि नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ग्रीवस। ये जो वर्ड है वो अक्सर हम इंजरीज के लिए, क्राइम्स के लिए, मिस्टेक्स, लॉसेस या फिर इमोशनल सफरिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये आपको ये ध्यान ध्यान रखनी है कि ग्रीवस का मतलब सिर्फ सैड या फिर बैड नहीं होता है। इसका मतलब होता है बहुत ही सीरियस और सीवियर, जो किसी पर गहरा असर छोड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीवस हम उसे कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, सोचो किसी का साइकिल से गिरकर जो है वो हल्का सा मतलब कि एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि थोड़ी सी उस पर मतलब कि स्क्रैच आ गया या फिर थोड़ा सा ब्रूज आ गया, तो वो मतलब कि ये माइनर इंजरी है, छोटी बात है। लेकिन अगर किसी का सीरियस रोड एक्सीडेंट हो जाए, उसकी हड्डियां टूट जाए, बहुत ज़्यादा गहरे घाव आ जाए उसके शरीर पर, तो ये ग्रीवस इंजरी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्रीवस समझना है। एक और एग्जाम्पल है, अगर किसी एम्प्लॉय से छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो वो माइनर एरर है, लेकिन अगर उसकी गलती इतनी बड़ी है कि कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो गया है, तो वो ग्रीवस मिस्टेक कहलाएगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ग्रीवस का मतलब होता है बहुत ही सीरियस और नुकसान पहुंचाने वाली चीज़, तो उसे हम कहते हैं ग्रीवस। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही सफर्ड ग्रीवस इंजरीज इन द एक्सीडेंट, मतलब कि एक्सीडेंट में उसे बहुत सारी मतलब कि सीरियस चोट लगी, यानी कि चोट नॉर्मल नहीं थी बल्कि बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, यानी कि सीवर थी। दोस्तों इसके बाद हमारा सेंटेंस है, द कंपनी मेड अ ग्रीवस मिस्टेक बाय इग्नोरिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, मतलब कि कंपनी ने कस्टमर की जो कंप्लेंट्स यानी कि शिकायत थी उनको इग्नोर करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, यानी कि इस गलती का सीरियस इम्पैक्ट उनकी कंपनी पर पड़ा। या फिर हम कह सकते हैं द फैमिली एक्सपीरियंस्ड ग्रीवस लॉस आफ्टर द ट्रेजेडी, मतलब कि ट्रेजेडी के बाद फैमिली को बहुत ही गहरा दुख और नुकसान हुआ। ये जो है वो कोई नॉर्मल सैडनेस नहीं थी बल्कि डीपली पेनफुल लॉस था, ठीक है। यानी कि ग्रीवस का मतलब होता है कोई भी बहुत ही सीरियस, पेनफुल या फिर हार्मफुल सिचुएशन, इंजरी या फिर मिस्टेक। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है सीवियर, सीरियस या फिर पेनफुल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है बहुत ही इंटेंस या फिर बहुत ही सीरियस। सीवियर जो है वो एक जनरल वर्ड है, जबकि ग्रीवस जो है वो इमोशनल या फिर फिजिकल सफरिंग का भी फील देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीरियस का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, इंपॉर्टेंट या फिर डेंजरस, तो उसे हम जो है वो सीरियस कहते हैं। पेनफुल का मतलब होता है बहुत ही दर्द देने वाला, तो उसे हम जो है वो मतलब कि दर्द भरा या फिर जो है वो मतलब कि उस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे पेनफुल। पेनफुल में जो है वो सिर्फ फोकस किस पर होता है, पेन पर फोकस होता है, दर्द पर फोकस होता है, जबकि ग्रीवस में पेन के साथ साथ सिविरिटी यानी कि उसकी जो गंभीरता है वो कितनी ज़्यादा है उस पर भी फोकस होता है। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स है। अब अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स है, माइनर, स्लाइट या फिर ट्रिवियल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है माइनर। माइनर का मतलब होता है छोटा या फिर कम सीरियस, ये ग्रीवस का डायरेक्ट अपोजिट है। दूसरा हमारा वर्ड आता है स्लाइट। स्लाइट का मतलब होता है बहुत ही कम या फिर बहुत ही हल्का। तीसरा हमारा वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट या फिर इंपॉर्टेंस में बहुत ही छोटा, यानी कि जिसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द विक्टिम सफर्ड ग्रीवस इंजरीज दैट रिक्वायर्ड सेवरल मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब कि सेंटेंस का मतलब है कि विक्टिम को इतनी सीरियस चोट लगी कि उसका ट्रीटमेंट कई महीनों तक चला। ये जो कोई वर्ड है यहाँ पर ग्रीवस हमने यूज़ किया है, ये दिखाता है कि इंजरी जो थी वो कोई नॉर्मल नहीं थी, बल्कि बहुत ही मतलब कि सीरियस और पेनफुल थी। इसीलिए यहाँ पर हमने जो है वो ग्रीवस वर्ड यूज़ किया है। आई होप आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आ चुका है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है आर्डर। दोस्तों आर्डर का मतलब होता है जुनून, उत्साह, प्रबल जोश या फिर उत्कट भावना। आर्डर का मतलब होता है कि किसी काम, किसी व्यक्ति, गोल या फिर आइडियाज़ के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंथुजियाज्म, पैशन या फिर एनर्जी होना। यानी जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से, पूरी मेहनत से और पूरे जोश के साथ करते हो, तो उस फीलिंग को आर्डर कहते हैं। ये जो वर्ड है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है और दिखाता है कि इंसान किसी चीज़ के लिए कितना पैशनेट है, कितना डेडिकेटेड है। ये वर्ड हम अक्सर स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स, करियर, सोशल वर्क, पैट्रियोटिज्म, लव ऑफ आर्ट जैसे इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सोचो दो स्टूडेंट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट जो है वो मतलब कि थोड़ी सी पढ़ाई करता है, जब उसका मन करता है वो तब पढ़ाई करता है। और दूसरा स्टूडेंट जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है, और वो जो है वो मतलब कि रोज़ 8-10 घंटे पढ़ाई करता है, मोटिवेटेड रहता है और अपने गोल के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। तो ये जो दूसरा स्टूडेंट है वो अपनी प्रिपरेशन विद ग्रेट आर्डर कर रहा है, ठीक है। और एक और एग्जांपल है, मान लीजिए कि एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि हर रोज़ प्रैक्टिस करता है, इंजरीज के बाद भी गिव अप नहीं करता। तो उसका जो है वो मतलब कि ये उसका क्या है, तो आर्डर फॉर द गेम दिखाता है, यानी कि वो अपने गेम के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, ये दिखाता है। यानी कि अंदर से इतना पैशन हो कि पूरी एनर्जी के साथ काम करो आप, तो उसे हम आर्डर कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं, शी स्टडीड विद ग्रेट आर्डर टू बिकम अ डॉक्टर। मतलब कि उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही जुनून और बहुत ही डेडिकेशन, मेहनत के साथ पढ़ाई की। वो अपने गोल के लिए फुल्ली क्या थी, तो डेडिकेटेड थी, इस तरीके से। या फिर हम कह सकते हैं द यंग आर्टिस्ट पेंटेड विद आर्डर एंड क्रिएटिविटी। मतलब कि एक मतलब कि जवान आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट ने बहुत ही पैशन और एंथुजियाज्म के साथ पेंटिंग बनाई, यानी कि उसका काम उसके स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को दिखाता है। या फिर हम कहेंगे द वॉलंटियर्स वर्क विद आर्डर टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स। मतलब कि वॉलंटियर्स ने क्या किया कि फ्लड विक्टिम्स की हेल्प बहुत ही जोश और डेडिकेशन के साथ की। उन्होंने सिर्फ ड्यूटी नहीं निभाई, बल्कि दिल से काम किया। तो इस तरीके से, यानी कि एक बार फिर से बता दूं, ओवरऑल मीनिंग में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आर्डर का मतलब होता है किसी काम या फिर किसी गोल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन, एंथुजियाज्म या फिर डेडिकेशन होना, तो उसे हम कहते हैं आर्डर। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम में हमारे पास है पैशन, जील या फिर एंथुजियाज्म। पैशन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव या फिर इंटरेस्ट रखना। पैशन एक जनरल फीलिंग है, जबकि आर्डर उस पैशन की एनर्जेटिक एक्सप्रेशन को दिखाती है, ठीक है। जील का मतलब होता है किसी काम को बहुत ही एनर्जी और डेडिकेशन के साथ करना। जील और आर्डर जो है वो काफ़ी सिमिलर है। एंथुजियाज्म का मतलब होता है एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट के साथ काम करना। एंथुजियाज्म जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए भी वो हम मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, जबकि ये जो आर्डर है ये डीपर और लॉन्ग लास्टिंग पैशन को शो करता है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है अपैथी, इनडिफरेंस या फिर अनएंथुजियाज्म।
सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट या फिर कंसर्न ना होना। ये जो है वो आर्डर का डायरेक्ट अपोजिट है। दूसरा हमारा वर्ड है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़ना या फिर उसमें इंटरेस्ट ना लेना, तो उसे हम इंडिफरेंस कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड है लैक ऑफ एंथुजियाज्म यानी कि अनएंथुजियाज्म। लैक ऑफ एंथुजियाज्म का मतलब होता है बिना जोश या फिर एक्साइटमेंट के काम करना, जिसे हम अनएंथुजियाज्म भी कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की यानी कि सेंटेंस की, तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, द साइंटिस्ट परस्यूड इज रिसर्च विद रिमार्केबल आर्डर डिस्पाइट फेसिंग मेनी फेल्यूअर्स। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि साइंटिस्ट को रिसर्च के दौरान कई बार फेल्यूअर्स मिले, लेकिन उसने जो है वो अपना जुनून और डेडिकेशन कभी नहीं छोड़ा। वो पूरे पैशन और एनर्जी के साथ अपना काम करता रहा। इसी स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म और डिटर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं, तो आर्डर कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो वर्ड है वो आर्डर अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और देखेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे लास्ट वर्ड आता है फ्यूटाइल। दोस्तों फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, निष्फल, बेकार या फिर जिसका कोई परिणाम ना निकले, जिसका कोई रिजल्ट हमें ना मिले। फ्यूटाइल का मतलब होता है ऐसा काम, ऐसा एफर्ट, ऐसी मेहनत, ऐसी अटेम्प्ट जिसकी कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलने की उम्मीद ना हो। यानी चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर उसका कोई फ़ायदा या फिर सक्सेसफुल आउटकम आपको नहीं मिलने वाला, तो वो एफर्ट कैसा है, यानी कि फ्यूटाइल कहलाता है। ठीक है, ये जो वर्ड है वो हम अक्सर हमारी मेहनत के लिए, अटेम्प्ट्स के लिए, आर्ग्यूमेंट्स के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, सर्चेस के लिए और होप्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूटाइल का मतलब ये नहीं होता है कि कोई काम मुश्किल है, बल्कि फ्यूटाइल का मतलब होता है कि काम जो है वो ऑलमोस्ट होपलेस है, उससे कोई रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि इस वर्ड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो एक स्टूडेंट है जो कि एग्ज़ाम के सिर्फ 10 मिनट पहले पूरी 500 पेजेस की बुक पढ़ने की कोशिश करता है। तो ये एफर्ट कैसा है, फ्यूटाइल है। अब उसका ये जो बुक पढ़ने का एफर्ट है ये फ्यूटाइल क्यों है, क्योंकि इतने कम टाइम में पूरी बुक कंप्लीट करके एग्ज़ाम क्लियर करना प्रैक्टिकली कैसा है, तो इम्पॉसिबल है। उस तरीके से हम जो है वो फ्यूटाइल का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर आप मान लीजिए कि किसी टूटे हुए कांच के ग्लास को सिर्फ टेप की सहायता से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। यानी कि ये जो कोशिश है वो कैसी है, बेकार है, इसमें से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। यानी कि ये भी एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट है, क्योंकि लास्टिंग रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। यानी कि मेहनत हुई लेकिन आउटकम नहीं मिला, तो उसे हम फ्यूटाइल कहते हैं। यानी कि ऐसा काम जो बेकार हो और जिसका कोई फ़ायदा ना निकले, जिसका हमें कोई रिजल्ट ना मिले, तो वो हमारे लिए फ्यूटाइल होता है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है डेली लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि इट वाज फ्यूटाइल टू आर्ग्यू विद समवन हु रिफ्यूज टू लिसन। मतलब कि उस इंसान से बहस करना बेकार था जो सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। यानी कि डिस्कशन का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने ही नहीं वाला है, इस तरीके से। या फिर द रेस्क्यू टीम मेड अ फ्यूटाइल सर्च फॉर द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। यानी कि रेस्क्यू टीम ने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। यानी कि उनकी जो मतलब की मेहनत थी वो कैसी गई, बर्बाद गई। उनकी मेहनत का कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं निकला। या फिर हम कहेंगे विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन हिज लास्ट मिनट एस वर फ्यूटाइल। मतलब कि बिना अच्छी प्रिपरेशन के उसकी जो लास्ट मिनट की मेहनत है वो सारी बेकार ही है। एफर्ट हुआ पर सक्सेस नहीं मिली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल यानी कि ऐसा एफर्ट या फिर ऐसा एक्शन जो बेकार हो और जिसका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट ना निकले, तो उसे हम कहते हैं फ्यूटाइल। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है यूजलेस, वेन या फिर इनइफेक्टिव। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है यूजलेस। यूजलेस का मतलब होता है जो किसी काम का ना हो, जो किसी काम में ना आए। यूजलेस जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, जबकि फ्यूटाइल ज़्यादा एफर्ट्स और अटेम्प्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हमारी मेहनत के लिए यूज़ होता है, जबकि यूजलेस हम जो है वो किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेन का मतलब होता है बिना किसी सक्सेस के। इन वेन एंड दोस्तों इन वेन और फ्यूटाइल का मीनिंग काफ़ी सिमिलर है, दोनों रिजल्ट ना मिलने को दिखाते हैं बेसिकली। तो ये जो है वो दोनों वर्ड्स काफ़ी सिमिलर है। इनइफेक्टिव का मतलब होता है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस ना कर सके, यानी कि जिस रिजल्ट की हमें उम्मीद थी वैसा रिजल्ट हमें ना दे सके, तो उसे हम इनइफेक्टिव कहेंगे। यानी कि जो असरदार नहीं रहा। यानी कि इनइफेक्टिव में थोड़ा रिजल्ट आ सकता है, जबकि फ्यूटाइल में रिजल्ट की उम्मीद भी लगभग खत्म होती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की तरफ आए तो एंटोनिम्स में हमारे पास है इफेक्टिव, फ्रूटफुल या फिर सक्सेसफुल।
दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है जो डिज़ायर्ड रिजल्ट दे हमें, यानी कि जैसे हमारी इच्छा थी रिजल्ट लाने की, उस तरीके से रिजल्ट दे तो उसे हम जो है वो इफेक्टिव कहेंगे, जो असरदार है बेसिकली। फ्यूटाइल का डायरेक्ट अपोजिट है ये। फ्रूटफुल का मतलब होता है जिससे अच्छा और यूज़फुल आउटकम निकले, तो उसे हम फ्रूटफुल कहते हैं। जो मतलब कि फलदायक हो, जिससे हमें जो है वो हमारी मेहनत का फल मिले, तो वो होता है फ्रूटफुल। सक्सेसफुल का मतलब होता है जो अपने गोल को अचीव कर ले, यानी कि मतलब कि एक तरीके से हासिल कर ले, तो उसे हम सक्सेसफुल कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने जो है वो हमारे सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द फायर फाइटर्स मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट बट रेस्क्यूइंग द बिल्डिंग आफ्टर द मैसिव एक्सप्लॉजन प्रूव्ड फ्यूटाइल। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब है कि फायर फाइटर्स ने बिल्डिंग को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन एक्सप्लॉजन यानी कि जो धमाका था, जो ब्लास्ट था, वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि उनकी मेहनत के बाद भी बिल्डिंग को बचाया नहीं जा सका। यानी कि उनका एफर्ट, यानी कि उनका जो एफर्ट, उनकी जो मेहनत थी वो सिंसियर थी, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर जो है वो फ्यूटाइल का यूज़ किया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फ्यूटाइल यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।